एक पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य एक व्यापक, विशाल और पूर्ण गतिशील प्रणाली है। इसका अध्ययन निम्नलिखित 3 शीर्षों के अंतर्गत किया जा सकता है। ऊर्जा प्रवाह, पोषक तत्व चक्रण, जैव भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिक उत्तराधिकार या पारिस्थितिकी तंत्र का विकास। 2.1 ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा सभी चयापचय क्रियाओं के लिए जिम्मेदार मूल शक्ति है। उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ताओं तक ऊर्जा के प्रवाह को ऊर्जा प्रवाह कहा जाता है, जो एक दिशा में होता है। एक पारितंत्र में ट्रैफिक स्तर की अन्योन्य क्रिया का अध्ययन देता है। पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह के बारे में एक विचार। 2.11 ट्रैफिक स्तर की बातचीत। ट्रैफिक स्तर की बातचीत इस बात से संबंधित है कि कैसे एक पारिस्थितिकी तंत्र के सदस्य पोषण संबंधी जरूरतों के आधार पर जुड़े हुए हैं। ट्रैफिक स्तर, ट्रुफ पोषण, सुपोषक, विषम पोषण जो मैं, शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता, येलो, तृतीय, विषम पोषण जो मांसाहारी, चतुर्थ, द्वितीयक उपभोक्ता, विषम पोषण जो मांसभक्षी, तृतीयक उपभोक्ता, विषम पोषण जो हरे पौधे उत्पादक, शीर्ष मांसाहारी, चतुर्थक उपभोक्ता। ऊर्जा पोषी स्तरों के माध्यम से प्रवाहित होती है, उत्पादकों से बाद के पोषी स्तरों तक। यह ऊर्जा सदैव निम्न उत्पादक से उच्च शाकाहारी, मांसाहारी आदि पोषी स्तर की ओर प्रवाहित होती है। यह कभी भी विपरीत दिशा में नहीं बहती है, जो मांसाहारी से लेकर शाकाहारी तक उत्पादकों तक होती है। अनुपयोगी ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा की हानि होती है प्रत्येक पोषी स्तर पर, ताकि ऊर्जा स्तर पहले पोषी स्तर से ऊपर की ओर घटे। नतीजतन आमतौर पर 4 या 5 पोषी स्तर होते हैं और शायद ही कभी 6 से अधिक होते हैं, क्योंकि इससे आगे किसी भी जीव को सहारा देने के लिए बहुत कम ऊर्जा बची होती है। ट्रैफिक स्तरों की गणना उन चरणों के अनुसार की जाती है जो जीव भोजन या ऊर्जा के स्रोत से दूर होते हैं, जो कि उत्पादक है। ट्रैफिक स्तर की बातचीत में 3 अवधारणाएं शामिल हैं। 1. खाद्य श्रृंखला, 2. खाद्य वेब, 3. पारिस्थितिक पिरामिड। 2.2 खाद्य श्रृंखला। पारिस्थितिक तंत्र में जीव एक दूसरे से आहार तंत्र या पोषी स्तरों के माध्यम से संबंधित होते हैं, अर्थात एक या गणवाद दूसरे के लिए भोजन बन जाता है। अंगों का एक क्रम जो एक दूसरे को खिलाते हैं, एक खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। एक खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से शुरू होती है और शीर्ष मांसाहारी के साथ समाप्त होती है। क्या आप जानते हैं, भालू हाइबरनेशन अधिकांश हाइबरनेटिंग जानवरों से अलग है। वास्तविक हाइबरनेशन, जैसा कि हम जमीनी गिलहरी में देखते हैं, में शरीर के तापमान में भारी गिरावट शामिल है, लेकिन हाइबरनेशन शुरू करने से पहले हाइबरनेटिंग जानवर कभी कभी खाने और शौच करने के लिए जाग जाएगा। जब एक भालू हाइबरनेट करता है तो वह वास्तव में गहरी नींद में होता है। इसके शरीर का तापमान कम हो जाता है, लेकिन अत्यधिक नहीं, और यह जागता नहीं है। एक अपवाद यह है कि एक भालू माँ जनवरी या फरवरी में जन्म देने के लिए जागती है। चूंकि सर्दियों में भोजन दुर्लभ होता है, इसलिए भालू का अनुमान है कि यदि आप नहीं खा सकते हैं तो आप सो भी सकते हैं। एशियाई भालू जैसे भालू गर्म जलवायु में रहते हैं, जहां भोजन पूरे वर्ष आसानी से उपलब्ध होता है और हाइबरनेट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। खाने और खाने का क्रम खाद्य ऊर्जा का हस्तांतरण पैदा करता है और इसे खाद्य श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। संयंत्र प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। छोटे शाकाहारी पौधे पौधे के पदार्थ का उपभोग करते हैं और उन्हें पशु पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। इन शाकाहारी जीवों को बड़े मांसाहारी खाते हैं। 2.21 खाद्य श्रृंखलाओं के प्रकार। प्रकृति में 2 मुख्य प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं को अलग किया गया है। दोषी
आय, चराई खाद्य श्रृंखला। उपभोक्ता जो खाद्य श्रृंखला शुरू करते हैं, पौधे या पौधे के हिस्से को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, चराई खाद्य श्रृंखला का गठन करते हैं। यह खाद्य श्रृंखला आधार पर हरे पौधों से शुरू होती है और प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। लौकिक, जलीय, हवासील, सांप। तृतीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, मछली, छिपकली, विषम पोषणजों। प्राथमिक ग्राहक, कमला, चिड़ियाघर प्लवक। प्राथमिक उत्पादक, पौधा, स्वपोषक, पादप प्लवक। चराई खाद्य श्रृंखला। उदाहरण के लिए स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में घास को कैटरपिलर द्वारा खाया जाता है, जिसे छिपकली द्वारा और छिपकली को सांप द्वारा खाया जाता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में फाइटोप्लैंक्टन प्राथमिक उत्पादक को चिड़ियाघर के प्लवक द्वारा खाया जाता है, जिसे मछलियों द्वारा खाया जाता है और मछलियों को पेलिकन द्वारा खाया जाता है। डिट्राइट्स खाद्य श्रृंखला। यह सड़ने वाले जानवरों के मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होता है और सूक्ष्म जीवों द्वारा उपभोग किए जाने वाले पौधों के शरीर और फिर डिट्रिटस फीडिंग जीव को डिट्रीवर्स या डिकम्पोस्टर और अन्य शिकारियों को कहा जाता है। कूड़ा, केचुआ, चिकन, हॉक। डिट्रिटस खाद्य श्रृंखला। इन दो खाद्य श्रृंखलाओं के बीच का अंतर प्रथम स्तर के उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा का स्रोत है। चराई खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जीवित पादप बायोमास है, जबकि अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद है। दो खाद्य श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं। अपरद खाद्य श्रृंखला के लिए प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत चराई खाद्य श्रृंखला से अपशिष्ट पदार्थ और मृत कार्बनिक पदार्थ हैं। 2.3 वेब भोजन। एक खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से भोजन या ऊर्जा प्रवाह के केवल एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है और एक सरल पृथक संबंध का अर्थ है, जो शायद ही कभी पारिस्थितिक तंत्र में होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई परस्पर संबंधित खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं। आमतौर पर एक ही खाद्य संसाधन एक से अधिक श्रृंखलाओं का हिस्सा होता है, खासकर जब वह संसाधन निचले पोषी स्तरों पर होता है। एक खाद्य वेब दिखाता है ऊर्जा के सभी संभावित स्थानांतरण और पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के बीच पोषक तत्व, जबकि एक खाद्य श्रृंखला भोजन के केवल एक मार्ग का पता लगाती है। छिपकली, टिड्डी, घास, चूहा, खरगोश, बाज, सांप। 5 संभावित खाद्य श्रृंखलाओं के साथ एक घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में एक खाद्य वेब। यदि मध्यवर्ती खाद्य श्रृंखला में से किसी को हटा दिया जाता है, तो श्रृंखला की आगे बढ़ने वाली कड़ी काफी हद तक प्रभावित होगी। खाद्य जाल एक पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकांश जीवों को भोजन के लिए एक से अधिक विकल्प प्रदान करता है और इसलिए उनके जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए घास खरगोश या घास फूस या बकरी या गाय के लिए भोजन की सेवा कर सकती है। इसी तरह एक शाकाहारी कई मांसाहारी प्रजातियों के लिए भोजन स्रोत हो सकता है। इसके अलावा भोजन की उपलब्धता और रंगों के भोजन की प्राथमिकताएं मौसमी रूप से बदल सकती हैं। हम गर्मियों में तरबूज और सर्दियों में आड़ू खाते हैं। इस प्रकार खाद्य संबंधों के परस्पर जुड़े हुए नेटवर्क हैं जो खाद्य जाले का रूप लेते हैं। क्या आप जानते हैं, डॉल्फिन, पोपोइस और व्हेल को सीतासियन कहा जाता है। सीतासियन पानी में रहने वाले स्तनधारियों के एक समूह से संबंधित एक प्राणी है जिसमें कोई हिंद अंग नहीं होता है और सांस लेने के लिए एक ब्लो होल होता है। वे मछली नहीं हैं। 2.4 पारिस्थितिक पिरामिड। आरेखीय तरीके से व्यक्त किए गए पोषी स्तरों के चरणों को पारिस्थितिक पिरामिड कहा जाता है। खाद्य उत्पादक पिरामिड का आधार बनाता है और शीर्ष मांसाहारी सिरा बनाता है। अन्य उपभोक्ता पोषी स्तर बीच में हैं।
पिरामिड में विशिष्ट ट्रॉफिक स्तरों को चित्रित करने वाली कई क्षैतिज पट्टियां होती हैं, जिन्हें प्राथमिक उत्पादक स्तर से शाकाहारी, मांसाहारी के माध्यम से क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक बार की लंबाई एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर व्यक्तियों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। जीवों की संख्या, बायोमास और ऊर्जा उत्पादक स्तर से उपभोक्ता स्तर तक प्रत्येक चरण के साथ धीरे धीरे कम हो जाती है और आरेखीय प्रतिनिधित्व एक पिरामिड आकार के रूप में होता है। पारिस्थितिक पिरामिड 3 श्रेणियों के होते हैं। 1. संख्याओं का पिरामिड, 2. बायोमास का पिरामिड और 3. ऊर्जा या उत्पादकता का पिरामिड। 2.41 संख्याओं का पिरामिड। यह विभिन्न स्तरों के प्राथमिक उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या के बीच संबंध से संबंधित है। यह विभिन्न प्रजातियों के व्यक्तियों की कुल संख्या का एक ग्राफिक प्रतिनिधित्व है, जो प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर से संबंधित है। पारिस्थितिकी तंत्र, आकार और बायोमास के आधार पर संख्याओं का पिरामिड हमेशा सीधा नहीं हो सकता है और पूरी तरह से उल्टा भी हो सकता है। संख्याओं का पिरामिड सीधा। इस पिरामिड में व्यक्तियों की संख्या निचले स्तर से उच्च पोषी स्तर तक घट जाती है। इस प्रकार के पिरामिड को चरागाह पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जा सकता है। शीर्ष मांसाहारी, माध्यमिक मांसाहारी, प्राथमिक मांसभक्षी, शाकाहारी, प्रोड्यूसर्स। संख्याओं का एक ईमानदार पिरामिड। एक घास भूमि में, 8 एक तालाब में। सबसे निचले पोषी स्तर, आधार पर रहने वाली घास उनकी प्रचुरता का कारण है। अगला उच्च पोषी स्तर प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी, उदाहरण टिड्डा है। टिड्डे की व्यक्तिगत संख्या घास की तुलना में कम होती है। अगला ऊर्जा स्तर प्राथमिक मांसाहारी है, उदाहरण चूहा। टिड्डे की तुलना में चूहों की संख्या कम होती है, क्योंकि वे टिड्डे को खाते हैं। अगला उच्च पोषी स्तर द्वितीयक मांसाहारी है, उदाहरण सांप। वे चूहों पर भोजन करते हैं। अगला उच्च पोषी स्तर शीर्ष मांसाहारी है, भूतपूर्व हॉक। प्रत्येक उच्च पोषी स्तर के साथ व्यक्तियों की संख्या घटती जाती है। संख्याओं का पिरामिड उल्टा। अतिपरजीवी, परजीवी, शाकाहारी, प्रोड्यूसर्स, उल्टे। संख्याओं का पिरामिड। इस पिरामिड में व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है, निचले स्तर से उच्च पोषी स्तर तक। एक जंगल में एक गिनती बड़ी संख्या में होगी। निर्माता उदा, कुछ संख्या में बड़े पेड़। इसका कारण यह है कि पेड़ प्राथमिक उत्पादक संख्या में कम है और अगले उच्च पोषी स्तर में पिरामिड और आश्रित शाकाहारी जीवों, उदाहरण पक्षी, के आधार का प्रतिनिधित्व करेगा और इसके बाद अगले पोषी स्तर में परजीवी आते हैं। उच्च पोषी स्तर पर होने वाले अतिपरजीवियों की संख्या अधिक होती है और परिणामी पिरामिड उल्टे आकार में होता है। संख्याओं के मध्य में एक पायरा इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखता है कि प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर में गिने जाने वाले जीवों का आकार भिन्न हो सकता है। संख्याओं के बीच में एक पायरा में सभी जीवों को गिनना बहुत मुश्किल है और इसलिए संख्या का पिरामिड एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पोषी संरचना को पूरी तरह से परिभाषित नहीं करता है। 2.42 बायोमास का पिरामिड। अंकों के पिरामिड की कमियों को दूर करने के लिए बायोमास के पिरामिड का उपयोग किया जाता है। इस दृष्टिकोण में प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर में व्यक्तियों को गिना जाने के बजाय तौला जाता है। यह हमें बायोमास का एक पिरामिड देता है, यानी एक विशेष समय में प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर सभी जीवों का कुल शुष्क वजन। बायोमास का पिरामिड आमतौर पर प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर रहने वाले सभी जीवों को अलग अलग एकत्र करके और उनके सूखे वजन को मापकर निर्धारित किया जाता है। यह आकार के अंतर की समस्या को दूर करता है क्योंकि एक ट्रॉफिक स्तर पर सभी प्रकार के जीवों का वजन होता है। बायोमास में मापा जाता है। ऊपर की ओर पिरामिड।
शीर्ष मांसाहारी, प्राथमिक मांसाहारी, शाकाहारी, प्रोड्यूसर्स 10 के, 100 किलो, 1000 किग्रा, बायोमास का ईमानदार पिरामिड। भूमि पर अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों के लिए बायोमास के पिरामिड में प्राथमिक उत्पादकों का एक बड़ा आधार होता है, जिसके शीर्ष पर एक छोटा ट्रॉफिक स्तर होता है। उत्पादकों स्वपोषी का बायोमास अधिकतम होता है। अगले पोषी स्तर अर्थात प्राथमिक उपभोक्ताओं का बायोमास उत्पादकों से कम होता है। अगले उच्च पोषी स्तर अर्थात द्वितीयक उपभोक्ताओं का बायोमास प्राथमिक उपभोक्ताओं की तुलना में कम होता है। शीर्ष उच्च पोषी स्तर में बायोमास की मात्रा बहुत कम होती है। बी उल्टा पिरामिड। इसके विपरीत कई जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में बायोमास का पिरामिड एक उल्टा रूप धारण कर सकता है। मांसभक्षी 12 GM, शाकाहारी 8 GM, 4 GM, प्रोड्यूसर्स एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टे पिरामिड। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्पादक छोटे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जो तेजी से बढ़ते और प्रजनन करते हैं। यहाँ बायोमास के पिरामिड का एक छोटा आधार होता है। उपभोक्ता बायोमास किसी भी समय वास्तव में उत्पादक बायोमास से अधिक होता है और पिरामिड उल्टा आकार ग्रहण करता है। 2.43 ऊर्जा का पिरामिड। एक पारितंत्र में पोषी स्तरों की कार्यात्मक भूमिकाओं की तुलना करने के लिए एक ऊर्जा पिरामिड सबसे उपयुक्त होता है। एक ऊर्जा पिरामिड ऊष्मप्रवैगिकी के नियमों को दर्शाता है, जिसमें प्रत्येक पोषी स्तर पर सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है और प्रत्येक स्थानांतरण पर ऊर्जा की हानि को दूसरे पोषी स्तर पर दर्शाया जाता है। इसलिए पायरा मध्य हमेशा ऊपर की ओर होता है, जिसके नीचे एक बड़ा ऊर्जा आधार होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए कि एक पारिस्थितिक तंत्र एक दिन में 1000 कैलोरी प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करता है। अधिकांश ऊर्जा अवशोषित नहीं होती है, कुछ वापस अंतरिक्ष में परावर्तित होते हैं। अवशोषित ऊर्जा का केवल एक छोटा सा भाग है। क्या आप जानते हैं, सभी सांप अपनी जीभ से सूंघते हैं। जब सांप अपनी जीभ बाहर निकालता है तो वह अपने आसपास के वातावरण को सूंघता है। नम जीभ जो कुछ भी छूती है और उसके चारों ओर की हवा से गंध और छोटे जीवों को इकट्ठा करती है। जब जीभ वापस मुंह में जाती है तो कांटे मुंह की छत पर एक विशेष संवेदी स्थान को छूते हैं, जिसे जैकबसन का अंग कहा जाता है और सांप को बताता है कि यह क्या गंध करता है। सांपों के होठों में एक छोटा सा निशान होता है जिससे वे अपनी जीभ को चिपका सकते हैं ताकि उन्हें अपना मुंह खोलने की जरूरत न पड़े। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघ सकते हैं। हरे पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है, जिसमें से पौधे कुछ श्वसन के लिए और 1000 कैलोरी का उपयोग करता है, इसलिए केवल 100 कैलोरी ऊर्जा समृद्ध सामग्री के रूप में संग्रहित की जाती है। तृतीयक उपभोक्ता 1 किलो कैलोरी, माध्यमिक उपभोक्ता 10 किलो कैलोरी, प्राथमिक उपभोक्ता 100 किलो कैलोरी, उत्पादक 1000 किलो कैलोरी। ऊर्जा का पिरामिड। अब मान लीजिए कि कोई जानवर, मान लीजिए हिरण, 100 कैलोरी खाद्य ऊर्जा वाले पौधे को खाता है। हिरण इसमें से कुछ का उपयोग अपने स्वयं के चयापचय के लिए करता है और केवल 10 कैलोरी खाद्य ऊर्जा के रूप में संग्रहित करता है। एक शेर जो हिरण को खाता है, उसे और भी कम मात्रा में ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार सूर्य के प्रकाश से उत्पादक तक शाकाहारी से लेकर मांसाहारी तक उपयोग करने योग्य ऊर्जा घटती जाती है। इसलिए ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा रहेगा। ऊर्जा पिरामिड अवधारणा जैविक आवर्धन की घटना की व्याख्या करने में मदद करती है। खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तरों पर विषाक्त पदार्थों की एकाग्रता में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति। 2.5 प्रदूषक और ट्रॉफिक स्तर। प्रदूषक विशेष रूप से गैर अवक्रमणीय एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न ट्रॉफिक स्तरों के माध्यम से चलते हैं। गैर अवक्रमणीय प्रदूषकों का अर्थ उन सामग्रियों से है
जिन्हें जीवित जीवों द्वारा चयापचय नहीं किया जा सकता है। उदाहरण, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन। हम इन घटनाओं के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि वे पर्यावरण में रसायनों की छोटी सांद्रता को भी सक्षम बनाते हैं ताकि वे जीवों में पर्याप्त मात्रा में समस्या पैदा करने के लिए अपना रास्ता खोज सकें। इन प्रदूषकों के संचलन में दो मुख्य प्रक्रियाएं शामिल हैं। में जैव संचय, जैव आवर्धन। 2.51 जैव संचय यह संदर्भित करता है कि कैसे प्रदूषक एक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। जैव संचय में पर्यावरण से प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि होती है जो खाद्य श्रृंखला में पहले जीव में होती है। 2.52 जैव आवर्धन। मछली खाने वाले पक्षी, एकाग्रता का आवर्धन। बड़ी मछली, छोटी मछली, 100,000। सुप्लांकेटन, 10,000। प्रोड्यूसर्स, 1,000। पानी, जैव आवर्धन। जैव आवर्धन से तात्पर्य प्रदूषकों के एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर की ओर बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति से है। इस प्रकार जैव आवर्धन में कौन में वृद्धि होती है। एक खाद्य श्रृंखला में एक कड़ी से प्रदूषक का केंद्रीकरण। अन्य को जैव आवर्धन होने के लिए प्रदूषक को अवश्य होना चाहिए। हो लंबे समय तक जीवित, मोबाइल, वसा में घुलनशील, जैविक रूप से सक्रिय। यदि कोई प्रदूषक अल्पकालिक है तो यह खतरनाक होने से पहले ही टूट जाएगा। यदि यह मोबाइल नहीं है तो यह एक ही स्थान पर रहेगा और जीवों द्वारा उठाए जाने की संभावना नहीं है। यदि प्रदूषक पानी में घुलनशील है तो इसे जीव द्वारा उत्सर्जित किया जाएगा। हालांकि वसा में घुलने वाले प्रदूषकों को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। मछली जैसे जीवों के वसायुक्त ऊतकों में प्रदूषकों की मात्रा को मापना पारंपरिक है। स्तनधारियों में हम अक्सर महिलाओं द्वारा उत्पादित दूध का परीक्षण करते हैं, क्योंकि दूध में बहुत अधिक वसा होता है जो अक्सर विषाक्त पदार्थों, जहर से नुकसान की अधिक संभावना होती है। यदि कोई प्रदूषक जैविक रूप से सक्रिय नहीं है तो वह जैव आवर्धन कर सकता है, लेकिन हम वास्तव में इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि इससे शायद कोई समस्या नहीं होगी। उदाहरण, DDT। 2.6 जैविक बातचीत। इस धरती पर रहने वाले जीव किसी न किसी रूप में आपस में जुड़े हुए हैं। जीवों के बीच परस्पर क्रिया उसके अस्तित्व और समग्र रूप से पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने के लिए मौलिक है। जैविक बातचीत। सम। प्रकार 1 पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत। मसाले 1 प्रजाति 2 कमेंसलिज्म 3-4 अमेंसेलिज्म मुकाबला 5 शिकार 6 सुस्ती जोड़ फायदा हुआ नुकसान हुआ 0 न लाभ हुआ न हानि 0 2.61 जैविक संपर्क के प्रकार। पारस्परिकता दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। उदाहरण, परागण पारस्परिकता में परागणकर्ता को भोजन, पराग, अमृत मिलता है और पौधे के पराग को क्रॉस निषेचन, पुनरुत्पादन के लिए अन्य फूलों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। सहभोजवाद एक प्रजाति लाभान्वित होती है, दूसरी अप्रभावित। उदाहरण, गाय का गोबर के भरिंगों को भोजन और आश्रय प्रदान करता है। भरिंगों का गायों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिस्पर्धा इन द्वारा दोनों प्रजातियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। बातचीत। उदाहरण, यदि दो प्रजातियां एक ही भोजन खाती हैं और दोनों के लिए पर्याप्त नहीं है, तो दोनों के पास अकेले की तुलना में कम भोजन की पहुंच हो सकती है। उन दोनों की कमी है। भोजन का शिकार और परजीवीवाद एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी को नुकसान। उदाहरण, परभक्षण एक मछली परजीवी को मारती है और खाती है, खून चूसकर टिक लाभ। रक्त खोने से मेजबान को नुकसान होता है।
आमेंसेलिज्म एक प्रजाति को नुकसान होता है, दूसरी को प्रभावित। उदाहरण, एक बड़ा पेड़ एक छोटे पौधे को छाया देता है, जिससे छोटे पौधे की वृद्धि मंद हो जाती है। छोटे पौधे का बड़े पेड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तत्सतः किसी भी प्रजाति को कोई शुद्ध लाभ या हानि नहीं होती है। शायद कुछ अंतर विशिष्ट अंतःक्रियाओं में प्रत्येक भागीदार द्वारा अनुभव की जाने वाली लागत और लाभ बिल्कुल समान होते हैं, जिससे उनका योग शून्य हो जाता है। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रकृति में ऐसा कितनी बार होता है। तत्सतः को कभी कभी एक ही स्थान पर रहने वाली और समान संसाधनों का उपयोग करने वाली दो प्रजातियों के बीच संबंध के रूप में भी वर्णित किया जाता है, लेकिन इसका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस मामले में कोई यह तर्क दे सकता है कि वे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। 2.7 जैव भू रासायनिक चक्र। जीवित दुनिया ऊर्जा प्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से होने वाले पोषक तत्वों के संचलन पर निर्भर करती है। दोनों जीवों की बहुतायत, मेटाबॉलिक दर जिस पर वे रहते हैं, और पारिस्थितिकी तंत्र की जटिलता को प्रभावित करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिससे जीव विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं, और यह ऊर्जा प्रणाली की उपयोगिता के मामले में हमेशा के लिए गर्मी के रूप में समाप्त हो जाती है। दूसरी ओर, खाद्य पदार्थ के पोषक तत्व कभी खत्म नहीं होते हैं। उन्हें अनिश्चित काल के लिए बार बार पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब हम सांस लेते हैं तो हम उन तत्वों के कई लाख सिंह परमाणुओं को सांस ले रहे होंगे जो हमारे पूर्वजों या अन्य जीवों द्वारा ग्रहण किए गए होंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों और यौगिकों के रूप में हमारे शरीर के द्रव्यमान का 97% बनाते हैं और सभी जीवित जीवों के द्रव्यमान का 95% से अधिक हैं। इनके अलावा लगभग 15 से 25 अन्य तत्वों की किसी न किसी रूप में पौधों और जानवरों के जीवित रहने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होती है। यह तत्व या खनिज पोषक तत्व हमेशा निर्जीव से सजीव की ओर बढ़ते हुए परिसंचरण में होते हैं और फिर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव घटकों में कम या ज्यादा गोलाकार तरीके से वापस आते हैं। इस वृत्ताकार फैशन को जैव भू रासायनिक चक्रण, जीवित रहने के लिए जैव, वायुमंडलीय वातावरण के लिए भू के रूप में जाना जाता है। 2.71 पौष्टिक खाद्य चक्रण। पोषक चक्र एक अवधारणा है जो बताती है कि कैसे पोषक तत्व भौतिक वातावरण से जीवित अंग में चले जाते हैं और बाद में भौतिक वातावरण में वापस पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। पर्यावरण से पौधों और जानवरों में और फिर से पर्यावरण में पोषक तत्वों की यह आवाजाही जीवन के लिए आवश्यक है और यह किसी भी क्षेत्र की पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण कार्य है। किसी भी विशेष वातावरण में अपने जीव को निरंतर बनाए रखने के लिए पोषक चक्र को संतुलित और स्थिर रखना चाहिए। पोषक चक्रण का अध्ययन आमतौर पर विशिष्ट पोषक तत्वों के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें प्रत्येक पोषक तत्व के वातावरण में साइकिल चलाने का अपना विशेष पैटर्न होता है। सबसे महत्वपूर्ण पोषक चक्रों में कार्बन पोषक चक्र और नाइट्रोजन पोषक चक्र हैं। यह दोनों चक्र समग्र मृदा पोषक चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। कई अन्य पोषक चक्र हैं जो पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण हैं, जिनमें बड़ी संख्या में ट्रेस खनिज पोषक चक्र शामिल हैं। उत्पादक शैवाल, लाइकन और हरे पौधे, कैटेन, पानी और खनिज लवण, उपभोक्ता जानवर, मिट्टी, धरण और खनिज, डिकम्पोजर कवक और बैक्टीरिया, सड़न, पौष्टिक खाद्य चक्रण। पोषक चक्र के प्रकार। प्रतिस्थापन अवधि के आधार पर एक पोषक चक्र को पूर्ण या अपूर्ण चक्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। एक संपूर्ण पोषक चक्र वह होता है जिसमें पोषक तत्वों को उतनी ही तेजी से बदला जाता है जितनी तेजी से उनका उपयोग किया जाता है। अधिकांश गैसीय चक्रों को सामान्यतः पूर्ण चक्र माना जाता है।
इसके विपरीत तलछटी चक्रों को अपेक्षाकृत अपूर्ण माना जाता है, क्योंकि चक्र से कुछ पोषक तत्व खो जाते हैं और तलछट में बंद हो जाते हैं और इसलिए तत्काल साइकिल चलाने के लिए अनुपलब्ध हो जाते हैं। जलाशय की प्रकृति के आधार पर दो हैं। चक्रों के प्रकार अर्थात गैसीय और अवसादी चक्र। गैसीय चक्र, जहां जलाशय वायुमंडल या जलमंडल है, और तलछटी चक्र, जहां जलाशय पृथ्वी का है। पपड़ी, क्या आप जानते हैं, मकड़ियां न तो चबा सकती हैं और न ही निगल सकती हैं और अपने नुकीले दांतों का उपयोग करके अपने शिकार को जहर का इंजेक्शन लगा सकती हैं। जहर कीट के अंदरूनी हिस्से को पानी के गूदे में बदल देता है और मकड़ी उसे चूस लेती है। 2.72 गैसीय चक्र। आइए पहले कुछ सबसे महत्वपूर्ण गैसीय का अध्ययन करें। चक्र अर्थात पानी, कार्बन और नाइट्रोजन। एक जल चक्र, जल विज्ञान। एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक कारक के रूप में जल पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य को निर्धारित करता है। अन्य सभी पोषक तत्वों का चक्रण भी पानी पर निर्भर है, क्योंकि यह विभिन्न चरणों के दौरान उनका परिवहन प्रदान करता है। यह जीवों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए विलायक माध्यम के रूप में कार्य करता है। जल विज्ञान चक्र पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली में पानी का निरंतर संचलन है जो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। हमारे ग्रह पर पानी प्रमुख जलाशयों जैसे वायुमंडल, महासागरों, झीलों, नदियों, मिट्टी, हिमनदों, बर्फ के मैदानों और भूजल में संग्रहित है। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, अवक्षेपण, निक्षेपण, अपवाह, अंतस्जंदन और भूजल प्रवाह की प्रक्रियाओं द्वारा जल एक जलाशय से दूसरे जलाशय में जाता है। वाष्पीकरण, वर्षण, पसीना, वाष्पीकरण, टपकन, जल चक्र। बी कार्बन चक्र। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तुलना में कार्बन वायुमंडल का एक मामूली घटक है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना जीवन मौजूद नहीं हो सकता, क्योंकि यह पौधों द्वारा फोटोसंश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। यह वह तत्व है जो कोयले और तेल से लेकर डीएनए तक सभी कार्बनिक पदार्थों को लंगर डालता है। डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, वह यौगिक जो आनुवंशिक जानकारी रखता है। प्रकाश संश्लेषण, खाद्य पोषक तत्व, श्वसन, कार्बनिक पदार्थ, मृत कार्बनिक पदार्थ, जैव निम्नीकरण, बेकार सामान, जैव निम्नीकरण, कार्बन चक्र। कार्बन मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में वातावरण में मौजूद है। कार्बन चक्र में वायुमंडल और अंगों के बीच कार्बन का निरंतर आदान प्रदान होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वातावरण से कार्बन हरे पौधों में और फिर जानवरों में चला जाता है। मृत कार्बनिक पदार्थों के श्वसन और अपघटन की प्रक्रिया द्वारा यह वापस वायुमंडल में लौट आता है। यह आमतौर पर एक अल्पकालिक चक्र है। कुछ कार्बन एक दीर्घकालिक चक्र में भी प्रवेश करते हैं। यह दलदली मिट्टी की पीठ परतों में अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ के रूप में या जलीय प्रणालियों के निचले तलछट में अघुलनशील कार्बोनेट के रूप में जमा हो जाता है, जिसे छोड़ने में लंबा समय लगता है। गहरे महासागरों में इस तरह के कार्बन वर्षों तक, लाखों शेरों तक दबे रह सकते हैं, जब तक कि भूवैज्ञानिक आंदोलन इन चट्टानों को समुद्र तल से ऊपर नहीं उठा सकते। इन चट्टानों को क्षरण के संपर्क में लाया जा सकता है। उनके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को नदियों और नदियों में छोड़ दिया जा सकता है। कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस आदि जैसे जीवाश्म ईंधन या गैनिक यौगिक होते हैं, जिन्हें विघटित होने से पहले दफनाया जाता था और बाद में समय और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा जीवाश्म ईंधन में बदल दिया जाता था। जब उन्हें जलाया जाता है तो उनमें जमा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वापस वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। सी नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन प्रोटीन का एक आवश्यक घटक है और सभी जीवित ऊतकों का एक बुनियादी निर्माण खंड है।
यह सभी प्रोटीनों के भार के अनुसार लगभग 16% है। वायुमंडल में नाइट्रोजन N पौधों द्वारा आत्मसात जीवाणुनाशक, नाइट्रेट NO2 पौधों और जानवरों में अमीनो एसिड और प्रोटीन, कतरे 060 हानिकारक, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सड़न, नाइट्रोजन नियतन, नाइट्रोजन फिक्सिंग, फलियों की जड़ ग्रंथियों में जीवाणु, मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, अमोनियम NH, नाइट्रोजन नियतन, नाइट्रोजन चक्र। वायुमंडल में नाइट्रोजन की अटूट आपूर्ति होती है, लेकिन अधिकांश जीवित जीवों द्वारा सीधे मौलिक रूप का उपयोग नहीं किया जा सकता है। नाइट्रोजन को फिक्स्ड करने की जरूरत है, यानी अमोनिया नाइट्राइट या नाइट्रेट में परिवर्तित होने से पहले इसे पौधों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। पृथ्वी पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। एंट तरीके आई सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल द्वारा। ई औद्योगिक प्रक्रियाओं, उर्वरक कारखानों का उपयोग करने वाले मनुष्य द्वारा। और ई वायुमंडलीय घटना द्वारा सीमित सीमा तक, जैसे गड़गड़ाहट और प्रकाश के रूप में। औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य द्वारा निर्धारित नाइट्रोजन की मात्रा प्राकृतिक चक्र द्वारा निर्धारित मात्रा से कहीं अधिक है। परिणामस्वरूप नाइट्रोजन एक प्रदूषक बन गया है जो नाइट्रोजन के संतुलन को बाधित कर सकता है। इससे अम्लीय वर्षा, यूट्रोफिकेशन और हानिकारक शैवाल खिल सकते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनियम आयनों में स्थिर करने में सक्षम होते हैं। इनमें मुक्त जीवित नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे एरोबिक अजोटोबैक्टर और इनारोबिक क्लोस्ट्रिडियम और सहजीवी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया शामिल हैं, जो फलीदार पौधों के साथ रहते हैं और गैर लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल पौधों जैसे राइजोबियम में रहने वाले सहजीवी बैक्टीरिया और साथ ही नीले हरे शैवाल जैसे एनाबेना, स्पिरुलिना। अमोनियम आयनों को कुछ पौधों द्वारा सीधे नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में लिया जा सकता है, या विशेष बैक्टीरिया के 2 समूहों द्वारा नाइट्राइट्स या नीट्रेट्स में ऑक्सीकृत किया जाता है। नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया अमोनिया के नाइट्राइट में परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। नाइट्राइट को फिर बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर द्वारा नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। मिट्टी में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित नाइट्रेट्स पौधों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं, जो प्रोटीन के निर्माण खंड हैं। ये तब पारितंत्र के उच्च पोषी स्तरों से गुजरते हैं। उत्सर्जन के दौरान और सभी जीवों की मृत्यु पर नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में मिट्टी में वापस आ जाती है। पानी में अत्यधिक घुलनशील होने के कारण कुछ मात्रा में मृदा नाइट्रेट सतही अपवाह या भूजल द्वारा दूर ले जाकर सिस्टम में खो जाते हैं। मिट्टी के साथ साथ महासागरों में विशेष डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे स्यूडोमोनास होते हैं, जो नाइट्राइट्स को मौलिक नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। यह नाइट्रोजन वायुमंडल में भाग जाती है, इस प्रकार चक्र पूरा करती है। आवधिक गरज के साथ वायुमंडल में गैसीय नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो अंततः वर्षा के माध्यम से पृथ्वी की सतह तक पहुंचते हैं और फिर पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली मिट्टी में पहुंच जाते हैं। क्या आप जानते हैं, अजगर कंस्ट्रक्टर हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने शिकार से जीवन को निचोड़ देंगे। वे अपने शिकार के चारों ओर खुद को कुंडलित करते हैं और प्रत्येक सांस के साथ प्राणी लेता है, जब तक कि वे पूरी तरह से सांस लेना बंद नहीं कर देते, तब तक सांप थोड़ा सख्त निचोड़ेगा। एक बार जब दिल रुक जाता है तो शिकार पूरा निगल जाता है। फर या पंख को छोड़कर सांप के पेट में पूरा जानवर पच जाता है। 2.73 अवसादी चक्र। फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम तलछटी चक्र के माध्यम से प्रसारित होते हैं। तलछटी चक्र में शामिल तत्व सामान्य रूप से वायुमंडल के माध्यम से चक्र नहीं करता है,
लेकिन समुद्री पक्षियों के मलमूत्र के माध्यम से क्षरण, अवसादन, पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी गतिविधि और जैविक परिवहन के माध्यम से प्रवाह के मूल पैटर्न का पालन करता है। फास्फोरस चक्र। फास्फोरस जलीय पारिस्थितिक तंत्र और पानी की गुणवत्ता में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। कार्बन और नाइट्रोजन के विपरीत, जो मुख्य रूप से वायुमंडल से आते हैं, फास्फोरस फॉस्फेट चट्टानों में खनिज के रूप में बड़ी मात्रा में होता है और क्षरण और खनन गतिविधियों से चक्र में प्रवेश करता है। यह वो पोषक तत्व है जो झीलों में जड़ वाले और मुक्त तैरने वाले सूक्ष्म पौधों की अत्यधिक वृद्धि का मुख्य कारण माना जाता है। चट्टान का उत्थान। चट्टान का अपक्षय से अपवाह। रॉक में फॉस्फेट। कार्बनिक यौगिकों में फॉस्फेट। जानवरों, पौधों, कतरे, समाधान में फॉस्फेट। मिट्टी में फॉस्फेट, अकार्बनिक। चट्टान, अवक्षेपित ठोस फॉस्फेट। फास्फोरस चक्र, सड़न, मिट्टी में हानिकारक। फास्फोरस का मुख्य भंडार पृथ्वी की पपड़ी में है। भूमि पर फास्फोरस आमतौर पर फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। अपक्षय और क्षरण की प्रक्रिया से फॉस्फेट नदियों और नालों में प्रवेश करते हैं जो उन्हें समुद्र में ले जाते हैं। समुद्र में एक बार फास्फोरस घुलनशील जमा के रूप में महाद्वीपीय अलमारियों पर जमा हो जाता है। लाखों वर्षों के बाद क्रिस्टल प्लेटें समुद्र तल से उठती हैं और भूमि पर फॉस्फेट को उजागर करती हैं। अधिक समय के बाद अपक्षय उन्हें चट्टान से मुक्त कर देगा और चक्र का भू रसायन काल फिर से शुरू हो जाएगा। सल्फर चक्र। सल्फर जलाशय मिट्टी और तलछट में है जहां यह कार्बनिक कोयला, तेल और पीट और अकार्बनिक जमा पायराइट रॉक और सल्फर रॉक में सल्फाइड और कार्बनिक सल्फर के रूप में बंद है। यह चट्टानों के अपक्षय, अपरदन, अपवाह और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा छोड़ा जाता है और नमक के घोल में टेरेस्ट्रायल और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में ले जाया जाता है। सल्फर चक्र ज्यादातर तलछटी होता है। इसके दो यौगिकों हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को छोड़कर इसकी सामान्य तलछटी में एक गैसीय घटक मिलाते हैं। चक्र। सल्फर कई स्रोतों से वायुमंडल में प्रवेश करता है जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, जीवाश्म ईंधन का दहन, समुद्र की सतह से और अपघटन द्वारा छोड़ी गई गैसों से। एटमॉस्फेरिक में हाइड्रोजन सल्फाइड भी सल्फ्यूर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। वायुमंडलीय सल्फर डाइऑक्साइड कमजोर सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में वर्षा जल में घुलने के बाद वापस पृथ्वी पर ले जाया जाता है। वातावरण में सल्फेट। शुष्क निक्षेपण, गीला जमाव, अम्लीय वर्षा, हिमपात। जैविक निक्षेपण, सल्फेट्स और सल्फाइड का अवसादन। अपवाह, पानी में सल्फेट H042, सल्फाइड का जमाव, तलछट में जीवाश्म ईंधन को गलाना और जलाना। पौधे का उठाव, जीवित चीजों और अपशिष्ट उत्पादों का अपघटन। आयरन सल्फाइड, तलछट में जीवाश्म ईंधने। मिट्टी में सल्फेट 5042। सूक्ष्म जीव, सल्फर चक्र। स्रोत जो भी हो, सल्फर सल्फेट के रूप में पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है और चयापचय प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से सल्फर युक्त अमीनो एसिड में शामिल किया जाता है जो ऑटोट्रॉफ ऊतकों के प्रोटीन में शामिल होता है। फिर यह चराई खाद्य श्रृंखला से होकर गुजरता है। जीवित जीवों में बंधे सल्फर को मृत कार्बनिक पदार्थों के उत्सर्जन और अपघटन के माध्यम से वापस मिट्टी में, तालाबों और झीलों और समुद्रों के तल तक ले जाया जाता है। यहाँ जिन जैव भू रासायनिक चक्रों की चर्चा की गई है, वे पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद कई चक्रों में से कुछ ही हैं। यह चक्र आमतौर पर स्वतंत्र रूप से संचालित नहीं होते हैं, लेकिन किसी न किसी बिंदु पर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। क्या आप जानते हैं, फर पिकिंग वानरों और बंदरों के बीच सार्वभौमिक आदत जूं या पिस्सू का शिकार नहीं है। वे स्वाभाविक रूप से इन कीड़ों से उल्लेखनीय रूप से मुक्त हैं।
इसके विपरीत यह सेना के सदस्यों, बंदरों का एक समूह के बीच सामाजिक संचार और मजबूत सामाजिक बंधन विकसित करने का एक साधन है। 2.8 पारिस्थितिकीय उत्तराधिकार। उत्तराधिकार एक पारिस्थितिक समय पैमाने पर वनस्पति में दिशात्मक परिवर्तन की एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। उत्तराधिकार तब होता है जब बड़े पैमाने पर प्राकृतिक या मानव निर्मित विनाश के कारण समुदायों की एक श्रृंखला एक दूसरे की जगह लेती है। यह प्रक्रिया जारी रहती है, एक समुदाय दूसरे समुदाय की जगह लेता है, जब तक कि एक स्थिर, परिपक्व समुदाय विकसित नहीं हो जाता। उत्तराधिकार परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है जो अपेक्षाकृत स्थिर चरमोत्कर्ष समुदाय की स्थापना की ओर ले जाती है। वार्षिक पौधे, बारहमासी पौधे और घास, झाड़ियां, सॉफ्टवुड पेड़, पाइन्स, दृढ़ लकड़ी के पेड़। समय, पारिस्थितिकीय उत्तराधिकार। किसी क्षेत्र को उपनिवेशित करने वाला पहला पौधा अग्रणी समुदाय कहलाता है। उत्तराधिकार के अंतिम चरण को क्लाइमैक्स समुदाय कहा जाता है। चरमोत्कर्ष की ओर ले जाने वाले चरण को क्रमिक चरण या सेरस कहा जाता है। उत्तराधिकार की विशेषता निम्नलिखित है। उत्पादकता में वृद्धि, जलाशयों से पोषक तत्वों का स्थानांतरण, बढ़े हुए आला विकास के साथ जीवों की विविधता में वृद्धि और खाद्य जाले की जटिलता में क्रमिक वृद्धि। 2.81 प्राथमिक उत्तराधिकार। एक स्थलीय स्थल पर प्राथमिक उत्तराधिकार में नई साइट को पहले कुछ कठोर अग्रणी प्रजातियों द्वारा उपनिवेशित किया जाता है जो अक्सर रोगाणुओं, लाइकन और काई होते हैं। कुछ पीढ़ियों के अग्रदूत अपने विकास और विकास के द्वारा आवास की स्थिति को बदल देते हैं। यह नई स्थितियां अतिरिक्त जीवों की स्थापना के लिए अनुकूल हो सकती हैं जो बाद में साइट पर आ सकती हैं। अपनी मृत्यु के माध्यम से पायनियर किसी भी क्षय कार्बनिक पदार्थों के पैच छोड़ देते हैं जिसमें छोटे जानवर रह सकते हैं। इन अग्रणी प्रजातियों द्वारा उत्पादित कार्बनिक पदार्थ अपघटन के दौरान कार्बनिक अम्लों का उत्पादन करते हैं जो सबस्ट्रेटम को पोषक तत्वों को मुक्त करने वाले सबस्ट्रेट को भंग और खो देते हैं। कार्बनिक मलबा जेबों और दरारों में जमा हो जाता है जिससे मिट्टी मिलती है जिसमें बीज जमा हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे जीवों का समुदाय विकसित होता रहता है, यह अधिक विविध होता जाता है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाती है, लेकिन साथ ही साथ नए आला अवसर विकसित होते हैं। जैसे जैसे आवास की स्थिति बदलती है और नई प्रजातियों के आक्रमण की प्रगति होती है, अग्रणी प्रजातियां गायब हो जाती हैं, जिससे पूर्ववर्ती समुदाय का स्थान बदल जाता है। 2.81 माध्यमिक उत्तराधिकार। द्वितीयक अनुक्रम तब होता है जब पौधे उस क्षेत्र को पहचानते हैं जिसमें चरमोत्कर्ष समुदाय परेशान हो गया है। माध्यमिक उत्तराधिकार द्विका क्रमिक विकास है। मौजूदा समुदाय के पूर्ण या आंशिक विनाश के बाद ओटिक समुदाय। एक परिपक्व या मध्यवर्ती समुदाय प्राकृतिक घटनाओं जैसे बाढ़, सूखा, आग या तूफान या मानव हस्तक्षेप जैसे वनों की कटाई, कृषि अति चराई आदि से नष्ट हो सकता है। इस परित्यक्त खेत पर सबसे पहले घास की कठोर प्रजातियों का आक्रमण होता है जो नंगी, धूप में पकी हुई मिट्टी में जीवित रह सकती हैं। यह घास जल्द ही लंबी घास और जड़ी बूटियों के पौधों से जुड़ सकती हैं। यह चूहों, खरगोशों, कीड़ों और बीज खाने वाले पक्षियों के साथ कुछ वर्षों तक पारिस्थितिकी तंत्र पर हावी रहते हैं। अंत में इस क्षेत्र में कुछ पेड़ आ जाते हैं जिनके बीज हवा या जानवरों द्वारा लाए जा सकते हैं और वर्षों से एक वन समुदाय विकसित होता है। इस प्रकार एक अवधि के दौरान एक परित्यक्त कृषि भूमि पेड़ों पर हावी हो जाती है और एक जंगल में तब्दील हो जाती है। प्राथमिक और द्वितीयक उत्तराधिकार के बीच का अंतर। द्वितीयक उत्तराधिकार साइट पर पहले से ही बनाई गई एक अच्छी तरह से विकसित मिट्टी पर शुरू होता है।
इस प्रकार प्राथमिक उत्तराधिकार की तुलना में द्वितीयक अनुक्रम अपेक्षाकृत तेज होता है, जिसमें अक्सर सैकड़ों वर्षों की आवश्यकता हो सकती है। 2.82 ऑटोजेनिक और एलोजेनिक उत्तराधिकार। जब उस समुदाय के जीवित निवासियों द्वारा ही उत्तराधिकार लाया जाता है, तो प्रक्रिया को ऑटोजेनिक सक्सेशन कहा जाता है, जबकि बाहरी ताकतों द्वारा लाए गए परिवर्तन को एलोजेनिक उत्तराधिकार के रूप में जाना जाता है। 2.83 स्वपोषी और विषमपोषी उत्तराधिकार। उत्तराधिकार जिसमें शुरू में हरे पौधे बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, स्वपोषी उत्तराधिकार के रूप में जाने जाते हैं, और वे जिनमें विषमपोषी अधिक मात्रा में होते हैं, विषमपोषी अनुक्रम कहलाते हैं। बड़े महाद्वीप के मध्य में विद्यमान क्षेत्र में उत्तराधिकार तेजी से होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ विभिन्न बीजों से संबंधित पौधों के सभी प्रोपैग्यूल्स या बीज बहुत तेजी से पहुँचते हैं, स्थापित होते हैं और अंततः चरमोत्कर्ष समुदाय में परिणत होते हैं।